आज मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों के बाद हमें दोबारा खुशखबरी सुनने को मिली थी। भाभी के घर नया मेहमान जो आने वाला था। मैं और श्रुति बहुत खुश थी। माँ बाबा के जाने के बाद भाई और भाभी ही हमारा सब कुछ थे। अगर वो ना होते तो हमें माँ बाप की तरह पाल पोस कर कौन बड़ा करता। तो हम उन्हें माँ बाप के समान समझते थे और मैं और श्रुति भाभी की इस खुशी में बराबर के शामिल थे। मगर हमेशा की तरह भाभी ने हमें अपने कमरे में आने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि उनका नया मेहमान भी इस दुनिया में आ गया। उसके 2 घंटे बाद हमें कमरे में आने की इजाज़त मिली। भाभी का चेहरा हमेशा की तरह ही था। इस पर खुशी का कोई असर नज़र नहीं आ रहा था। भाभी, आप खुश नहीं हो? मैंने भाभी से पूछा। हाँ, खुश हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश नहीं? वो कड़वे शब्दों में बोली। मगर मुझे उनका ऐसा बोलना बुरा नहीं लगता था। भाई हमारा इतना ख्याल रखते कि भाभी की मार भी हमें फूल की तरह लगती। ये सब हमारे भाई के प्यार मोहब्बत की वजह से था। हमें बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि भाभी ने कंबल ओढ़ लिया। जाओ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, काफ़ी थक गई हूँ। उनकी बात सुनकर हमारे चेहरे बुझ गए। हम तो नए मेहमान के साथ खेलना चाहते थे। भाभी ने उसे भी अपनी गोद में लेटा लिया और हमें बाहर जाने का इशारा किया। अभी हम लोग बाहर जाने ही लगे थे कि मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं इधर उधर देखने लगी तो भाभी को गुस्सा आ गया। क्या मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही हो? सुनाई नहीं दिया? अब जाओ कमरे से बाहर। भाभी की बात सुनकर मैं और श्रुति जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने श्रुति से पूछा, श्रुति, क्या ये मेरा वहम है या फिर तुमने भी किसी चीख की आवाज़ भाभी के कमरे में सुनी थी? हाँ, मैंने भी सुनी थी, श्रुति ने कहा। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज़ किसकी थी? मैंने अगला सवाल किया। मुझे तो लगता है कि भाभी के बच्चे पर किसी भूत का साया है। माँ कहा करती थी कि बच्चे की माँ पर अक्सर भूत आशिक हो जाते हैं और फिर उनके बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। श्रुति ने तो मुझे ये बात कह दी, मगर मुझे बात कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि चीख की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि खुद भाभी को भी महसूस हुआ कि मैंने ये आवाज़ सुनी है और श्रुति को भी ऐसा ही लगा था। खैर, हम लोग इस बात को भूल गए और भाभी की सेवा में बिजी हो गए। हमारी भाभी हमेशा से बेटे पैदा करती आई थी। आज उनके यहाँ 5वां बेटा हुआ था, इसलिए घर में खुशी का मौसम था। भाई आए तो ढेर सारी मिठाई लाए। हमने मिठाई मोहल्ले में बांटी। हमने जिस घर में भी मिठाई दी सब यही कह रहे थे कि इनकी भाभी कितनी खुशनसीब औरत है, इसके यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। ये सुनकर हम भी खुश हो जाते। इस दिन हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। घर आए तो भाई खुशी से फूले न समा रहे थे। हमें देखते ही भाई ने हमारी खुशी का रीज़न पूछा तो हमने भाई को औरतों की बातों के बारे में बताया। भाई उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, देख लेना तुम दोनों, हमारे यहाँ अगला भी बेटा ही होगा। इस बात पर चाहे तुम अपनी सहेलियों से शर्त लगा लो, तुम्हारे घर में एक और भतीजा आएगा। भाई हंसने लगे। मैं और श्रुति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे तो भाई की ये बात काफ़ी गुरूर वाली लग रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उनकी खुशी में मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। खैर, बात आई गई हो गई। भाभी अपने नए मेहमान के साथ बिजी थी और हम भी उनकी सेवा कर रहे थे। तभी एक दिन मैं और श्रुति बर्तन धोकर अपने कमरे में जाने ही वाले थे कि दोपहर की तपती धूप में किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। हमने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक फटे पुराने कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो दुखों की मारी है। उसकी हालत देखकर मैं और श्रुति दोनों चौंक गए। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए क्या? मैंने पूछा। तुम माँ जी क्यों कह रही हो? देख नहीं रही हो वो जवान औरत है, हालात की मारी है, बेचारी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। श्रुति की बात पर मुझे एहसास हुआ कि वाकई इस औरत की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। उसने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने बोला, दीदी आपको क्या चाहिए? अब की बार मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, बेटी क्या तुम्हारे घर में किसी काम वाली की ज़रूरत है? उसने कहा, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मेरे पास 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं है। मेरी हालत देखो, मेरी सेहत काम करने के लायक नहीं है।
मगर हालात ने मजबूर किया है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। हमारे घर काम तो नहीं है। अगर तुम खाना खाना चाहो तो हम रोज तुम्हें खाना खिला दिया करेंगे। मैंने और श्रुति ने कुछ सोच कर कहा, क्योंकि भाभी को काम वालियों से बहुत नफरत थी। उन्होंने कभी भी घर में कोई काम वाली रखने नहीं दी थी। वो हमेशा यही कहती कि घर में 2 जवान लड़कियां हैं, मैं किसी तीसरी औरत का साया भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की औरतों का क्या भरोसा, कब घर से कोई चीज चुरा कर ले जाए पता भी न चले। मगर इस औरत की बात सुनकर हम दोनों के दिल में भी रहम आ गया। कहने लगी, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं मेहनत करके खाना चाहती हूँ, किसी से मांग कर खाना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे काम दे दो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैंने सोचा भाई हमारी खुशी के लिए हमें काम वाली रखने की इजाज़त दे देंगे। तो मैंने उस औरत से कह दिया, तुम कल आ जाना, तुम्हें हम काम पर रखेंगे। श्रुति ने मुझे मना भी किया, मगर मुझे उम्मीद थी कि भाई बेटे की खुशी में हमें किसी भी बात से मना नहीं करेंगे। अभी उनके नए मेहमान को आए हुए 1 महीना ही हुआ था और फिर उसकी वजह से घर का काम भी बढ़ गया था। वैसे भी 5 भतीजे पहले से ही थे, अब उनके काम भी होते थे। मैंने शाम को भाई से बात की। उन्होंने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, तुम लोग उसे 3000 रुपये में अगर रख सको तो रख लो। वैसे भी तुम दोनों कब तक घर का काम करोगी, मुझे तुम्हारी शादियां भी करनी है। भाई की बातें सुनकर आंखों में नमी उतर आई। लड़कियों को तो एक दिन अपने घर से विदा होना ही होता है। खैर, उनकी इसी बात पर मैं और श्रुति बहुत खुश हुए। अगले दिन से वो औरत काम पर आने लगी, मगर वो सिर्फ दोपहर के वक्त ही आती और सारा काम करके चली जाती। मैं देखती वो अक्सर गुमसुम रहती। मैं किचन में जाकर उससे कोई बात करने की कोशिश करती तो मुझे ऐसी तीखी नज़रों से देखती कि मैं घबरा जाती। कभी मुझसे कोई सवाल करती तो कभी कोई बात पूछती। उसके आने से हमारी काफ़ी मदद हो गई थी। शाम के सारे बर्तन वो दोपहर के वक्त आकर धो दिया करती और झाड़ू पोछा भी कर जाती। यूं मेरी और श्रुति की काफ़ी मदद हो जाती। अब हम लोगों को भी दोपहर के वक्त सोने का वक्त मिल जाता था, क्योंकि सारे काम वही कर दिया करती थी। उसने हमारी फिक्र आधी कर दी थी। हमारे भतीजों से वो बहुत प्यार से बात करती थी और उनका हर काम दिल से करती, तो हम लोग भी खुश थे। एक दिन की बात है, मैं और श्रुति अपने कमरे में सोने चले गए। उन दिनों हमारे एग्जाम भी चल गए थे। हम लोग ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में लगाते थे, इसलिए हमने पारुल से कह दिया कि वो ज़रा ज़्यादा वक्त काम के लिए आया करे। पारुल ने भी ऐसा ही किया। वो ज़्यादातर हमारे घर रहने लगी। अभी तक भाभी से उसका सामना नहीं हुआ था। उसे आए हुए 1 हफ्ता ही गुजरा था कि भाभी और पारुल का सामना किचन में हो गया। शायद उन्हें कोई चीज़ चाहिए थी, तभी वो उठकर बाहर आई तो उन्होंने पारुल को किचन में काम करते देख लिया। मैं और श्रुति अपने कमरे में थे। जब हमने शोर की आवाज़ सुनी तो श्रुति कहने लगी, लगता है हमारा राज खुल गया है। हमने भाभी से छुपकर पारुल को काम के लिए रखा था, लेकिन वो किसी काम से किचन में गई होगी, तभी वो पारुल के साथ लड़ रही होगी। श्रुति कहने लगी, चलो चलकर किचन में देखते हैं कि भाभी उससे क्या कह रही है। हम लोग भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गए, मगर अब किचन से तेज आवाज़ों के बजाय चीखों की आवाज़ आने लगी। मेरा तो दिल दहल कर रह गया। हम दौड़ते हुए किचन में पहुंचे तो भाभी भी रो रही थी, जबकि पारुल को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। वो चीखें मार रही थी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाभी के खुद हाथ पांव फूल गए थे। बोली, पारुल बहुत परेशान थी, उसने परेशानी में आकर खुद को आग लगा दी। मैं इसी बात पर उससे लड़ रही थी कि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए, मगर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके पास आने की कोशिश की तो वो अपनी मौत को मेरे जिम्मे लगा देगी। कुछ करो तुम लोग। हम दोनों तो बच्चियां थी। उस वक्त हम दोनों की उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं थी। भाभी शादीशुदा थी मगर बीमार थी, और इस तरह हिम्मत हारते देखकर हम भी परेशान हो गए। हमसे कुछ ना हो सका। थोड़ी देर में एक पड़ोसन भाग कर आई। उसने पारुल को बचाया और पारुल को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में पारुल ने जिंदगी और मौत की लड़ाई में दम तोड़ दिया। हमें उसकी मृत्यु होने का बहुत दुख था। हमने उसे खुद काम पर रखा था। काश हमें पता होता कि वो दिल से इतनी परेशान है, तो हम उसको कभी भी यूं अकेला छोड़कर न जाते। वो तो खुश दिखती थी। जब से हमने उसे काम पर रखा था वो काफ़ी बेहतर नज़र आने लगी थी।
मगर उसने यूं अचानक अपनी जान ले ली। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। खैर, मैं और श्रुति फिर से घर के कामों को बराबर बांट कर करने लगे। हमें अब एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी और इस मुश्किल में हमें पारुल की याद बहुत आती। उसकी मृत्यु को याद करते तो आंखों तले अंधेरा छा जाता। इसी तरह दिन गुजरने लगे। 2 महीने गुजरे। हमारे एग्ज़ाम हो गए थे कि भाभी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भाई बहुत खुश थे। भाभी के तो पांव जमीन पर ना टिकते। भाई कहते, मैं शर्त लगाकर कहता हूँ इस बार भी हमारा बेटा ही होगा। मैं और श्रुति दिल से चाहते थे कि भाभी के यहाँ लड़की पैदा हो, मगर भाभी और भाई दोनों को ही लड़कियों से सख्त नफरत थी। वो हमेशा हमें भी ऐसे ही बातें सुनाते रहते जिससे हमारा दिल दुखता। लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और हमारे लिए यही बेहतर था, इसलिए हम खामोश रहते। मैं तो दिल से चाहती थी कि भाभी के यहाँ कोई बेटी ही पैदा हो ताकि उनके दिल में रहम आए और वो हमसे ऐसा व्यवहार करना छोड़ दे। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। भाभी ने 6ठे महीने हम दोनों को खबर सुना दी कि उनके यहाँ इस बार भी बेटा ही पैदा होगा। मेरा तो दिल बुझकर ही रह गया। मेरे भतीजे पहले ही बहुत शरारती थे और खाना भी खूब खाते। हम दोनों उनकी रोटियां बना बनाकर थक जाते, मगर उनके पेट ना भरते। खैर, वो दिन भी आ गया जब भाभी के घर 6ठा मेहमान आने ही वाला था। मैं और श्रुति सुबह से कामों में बिजी थे। आज दाई माँ को भी आना था। भाभी के यहाँ जब भी कोई खुशखबरी होती तो दाई माँ 1-2 महीने पहले ही चक्कर लगाना शुरू कर देती और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता तो 10,000 रुपये लेकर चली जाती। भाभी भी हर दफ़ा उसे ही बुलाती थी। उस दाई माँ के साथ एक लड़की भी आती। वो लड़की हमारी उम्र की ही थी। उसने कभी भी हमसे बात नहीं की थी, मगर वो हमेशा दाई माँ के साथ ही आती और हमें देखकर मुस्कुराती। हमारे लिए यही बहुत था। हमारा और उसकी दोस्ती का रिश्ता यहीं तक था। लेकिन अब की बार दाई माँ आई तो उसके साथ वो लड़की नहीं थी। दाई माँ भाभी के साथ बैठी बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी आ गई। हम बाहर आंगन में काम कर रहे थे। उसने हमें हाय किया। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें कपड़े तौलिया वगैरह रखे थे। मेरे बात करने पर उसकी हमसे दोस्ती हो गई तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा, अगर तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो तो क्या मेरा एक काम करोगी? वो सोच में पड़ गई। हाँ करूँगी, बोलो क्या काम है? देखो, तुम तो वैसे भी आज देर से आई हो। दाई माँ को ये तो नहीं पता कि तुम आई भी हो या नहीं। तुम कोई बहाना भी कर सकती हो कि तुम रास्ते में लेट हो गई थी या फिर किसी ने काम से बुला लिया था। तुम आधे घंटे बाद आ जाना। अगर अभी तुम वापस चली जाओ तो दाई माँ के साथ मैं अंदर जाऊंगी। वैसे भी तुमने ये इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ रखा होता है। दाई माँ को क्या पता चलेगा कि मैं हूँ या तुम हो? मेरी बात सुनकर वो लड़की कानों पर हाथ लगाने लगी। नहीं नहीं, मुझे क्या जीते जी मरवाओगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। दाई माँ मेरी जान निकाल देगी। क्यों भाई, हमारी भाभी है, क्या हम उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते? उसने कहा, ना बाबा ना, ऐसा काम मत बताओ जो मैं कर नहीं सकती। खैर, मैंने किसी तरह उसको मना लिया। वो वापस चली गई और मैं बैग लेकर कमरे के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद उस दाई माँ ने मुझे आवाज़ दी, ए लड़की, जल्दी से अंदर आ जा और दरवाज़ा बंद कर देना। दाई माँ की बात सुनकर मैं कमरे के अंदर चली गई। हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। बैग मेरे हाथ में ही था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब दाई माँ ने भाभी के कमरे से जुड़ा एक और कमरे का ताला खोला। दाई माँ के पास भाभी की दी हुई चाबी थी। भाभी आराम से अपने बिस्तर पर लेटी थी। दाई माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में मुझे जाने को कहा। भाभी के कमरे के साथ जुड़ा ये एक और कमरा था जिसका दूसरा दरवाज़ा बाहर गली की तरफ खुलता था और ज़्यादातर ये दरवाज़ा बंद ही रहता था। फिर दाई माँ ने दूसरा कमरा खोला। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। वहाँ पर एक और औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत सी तकलीफ़ों से गुजर रही थी और उसकी परेशानी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। दाई माँ ने अपना काम शुरू कर दिया। बच्चे की सफाई करने के बाद उसने मुझे चीज़ें बैग में रखने को कहा। मैं हैरान परेशान उसके साथ काम में लगी हुई थी। खैर, बच्चे को अपने हाथ में उठाने के बाद उसे लगा जैसे उसके सामने कोई और लड़की खड़ी है। मुझे पहचान कर वो गुस्से से पागल होने लगी।
तब मैंने कहा, दाई माँ गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारी लड़की बैग छोड़कर चली गई थी, क्या पता उसे कोई काम याद आ गया हो। तुम्हें अपने काम में मुश्किल ना हो इसलिए मैं अंदर आ गई। बैग तो मैंने कब से उठा रखा है। उसने मुझे डांट कर कहा, तू बाहर चल अभी। भाभी को भी पता चल गया था कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। भाभी मुझे सुर्ख निगाहों से घूरने लगी। तो खुद को बहुत चालाक समझती है ना, मेरी जासूसी करेगी। भाभी ने बिस्तर से उठकर मेरे कान खींच लिए। तुझे शर्म नहीं आई मेरी जासूसी करते हुए? भाभी की बातें सुनकर मैं कांप कर रह गई। भाई और भाभी दोनों ही इस घिनौने खेल में मिले हुए थे, क्योंकि भाभी कितने सालों से ये नाटक कर रही थी कि वो माँ बनने वाली है, जबकि उनके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। अफसोस तो मुझे भाई पर था, जिन्होंने इस घिनौने खेल में मेरी भाभी का साथ दिया था। भाभी का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। अपनी जबान बंद रखना। जानती है ना मैंने पारुल को किस तरह मारा था? वो भी अपना बच्चा लेने वापस आई थी। अब तू उसकी मृत्यु को याद कर, दोबारा इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। तू मेरी ननंद है, इसलिए मैं खामोश हूं। अगर तेरी जगह कोई और होता, उसे मेरे राज का पता चल जाता तो मैं उसे जिंदा जला देती। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिल कांपने लगा। सोच नहीं सकती थी कि भाभी इस कदर बुरी और पत्थर दिल निकलेगी। मैं कांपती कांपती कमरे से बाहर आ गई। श्रुति ने मुझसे पूछा, मैंने उससे भी कुछ न बताया, मगर मैं जानती थी कि भाभी ने जो किया वो गलत किया। भगवान जी भी यही कहते हैं कि औलाद इंसान की वही होती है जिसे माँ खुद अपनी कोख से पैदा करती है। भाभी भला इस काम के लिए दूसरी औरतों को पैसे देती है, मगर कोई औरत अपनी औलाद को अपनी खुशी से खुद से अलग नहीं कर सकती। और शायद ये तो भाभी को कभी मालूम नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी खुद की औलाद पैदा नहीं की। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि ईश्वर उसे एक अच्छी औरत बनाए, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो मर्जी कर ले, ऊपर वाले के कानून को बदल नहीं सकती, न किसी और के खून में अपनी मोहब्बत डाल सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।